नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब। मैं हूं विजय कृष्ण। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अजय कुमार। डॉक्टर साहब पारस एचएमआरआई में डायरेक्टर यूरोलॉजी एंड नेफ्रोलॉजी ट्रांसप्लांट हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज डॉक्टर साहब, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, किडनी ट्रांसप्लांट। ये सुनते ही लोग घबरा जाते हैं अब कि किडनी खराब हो गया, ट्रांसप्लांट करवाना है, कहाँ से करवाना है, कैसे करवाना है। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, किडनी ट्रांसप्लांट की नौबत क्यों आती है और इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये नटशेल में ये बताऊंगा कि किडनी, पहले तो ये बता दूं कि किडनी है क्या। किडनी दो बीन्स के आकार के ऑर्गेन्स हैं जो कि हमारी रीढ़ के हड्डी के दोनों तरफ रहते हैं, और वो शरीर की गंदगी को छान करके यूरिन के रूप में, पर जो गंदगी है जो नहीं शरीर को ज़रूरत है उसको यूरिन के रूप में पेशाब की थैली में भेजते हैं और फिर वहाँ से पेशाब करके लोग निकाल देते हैं। और जिस चीज़ की ज़रूरत है वो जो छना गया तो फिर उसको बचा के भी शरीर के अंदर रखते हैं। तो ये किडनी का काम है। किडनी को उसी तरह से समझ लीजिए कि पटना शहर में सम्प हाउस है, जगह जगह सम्प हाउस लगा हुआ है। तो जब शरीर जितनी भी गंदगी है पटना की, नाले के थ्रू बह करके सम्प हाउस में जाती है, वहाँ पर जितनी भी गंदगी है उसको छांट के हटाया जाता है और साफ पानी जो उससे बचता है उसको गंगा नदी में बहाया जाता है या कहीं किया जाता है। तो वही साफ पानी को फिर बैक कर दिया जाता है शरीर में। तो समझ लीजिए किडनी शरीर का सम्प हाउस है जो इसके गंदगी को निकालने का काम करता है। कई कारण हैं जिससे कि किडनी खराब हो जा सकती है। उसका अब कोई भी सम्प हाउस खराब हो जाएगा। उसके में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आजकल, बाकी कारण पर मैं नहीं जाता हूँ, आजकल वातावरण में इतना ज़्यादा माने प्रदूषण फैला हुआ है, इसके चलते किडनी का रोग लोगों को बहुत ज़्यादा हो रहा है। हवा में प्रदूषण है, पानी में प्रदूषण है, पानी में तरह तरह के जो तत्व जो हमें नहीं मिलने चाहिए, वाटर सप्लाई में गड़बड़ है, वो लोगों के पास है। और भोजन में तो इनसे, अच्छा, पीने का पेय पदार्थ हुआ, ये जितना फिजी ड्रिंक देखते हैं ना, कोक ये वो एक्सेस लोग लेते हैं, उसमें हम लोग पेस्टिसाइड कहते हैं। पेस्टिसाइड की मात्रा हिसाब से ज़्यादा रहती है, ठीक से उसका ये गवर्नमेंट के तरफ से आकलन नहीं होता है। और भोजन में भी वही हाल है, हर तरह का भोजन है वो इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल पूरे देश में हो रहा है कि उसके चलते किडनी पर, क्योंकि सारा ब्लड में जो जो चीज़ जाएगा वो किडनी के थ्रू गुजरवे करेगा, तब भी ना उसमें फिल्टर करेगा कि, तो किडनी धीरे धीरे खराब होता है। हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, बहुत से कारण है जिसके चलते किडनी धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो किडनी के काम करने की शक्ति जब 80% ख़त्म हो जाती है, 80% जब ख़त्म हो जाती है, तब एक इसका जो क्रिएटिनिन लेवल है ब्लड में वो बढ़ने लगता है। 20% तक भी यदि 25% किडनी काम कर रहा है तो गड़बड़ नहीं होता है, लेकिन 20% से कम होने पर हम लोग कहते हैं किडनी इनका खराब हो गया। और एक चीज़ और दिमाग में रखिए, कुछ जब क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता है, यूरिया और क्रिएटिनिन, किडनी खराब होने से, तो लोग कहते हैं दोनों किडनी, जब तक दोनों किडनी मिला के 20% फंक्शन से ऊपर रहेगा तो पता नहीं लगेगा। हाँ, उसमें एक अल्ब्यूमिन होता है जो कि यूरिन में नहीं आना चाहिए। तो बिफोर क्रिएटिनिन बढ़े यूरिन में अल्बुमिन आने लगता है। छन्ना जो होता है उसका छेदा बड़ा हो जाता है, अल्बुमिन का साइज बड़ा, वो बहने लगता है। तो वो एक साइन है जिसको कहते हैं यूरिन का टेस्ट किसी कारण से वो अल्बुमिन आने लगा तो उस पर तुरंत चौंक जाना चाहिए कि भाई ये अल्बुमिन आ रहा है, लगता है किडनी गड़बड़ा रहा है। तब उसके लिए तरह तरह के टेस्ट होते हैं, ये होते हैं, उसी लेवल में कोशिश किया जाता है इसका इलाज करके किया जाए।
लेकिन जब क्रिएटिनिन वगैरह बढ़ने लगता है तो किडनी एकदम सक्षम नहीं है काम करने का, आपका सम्प हाउस बैठ गया, अब क्या करिएगा? तो निकालिए, शहर में गंदगी बढ़ रही है। अब उसके चलते शरीर में जो चीज़ नहीं रहना चाहिए गंदगी वो सब बढ़ रही है। दूसरा, शरीर में जो चीज़ रहना चाहिए एल्ब्यूमिन वगैरह प्रोटीन वो निकल रहा है, क्योंकि उसका छन्ना बड़ा हो गया, सब निकल के बाहर जा रहा है, तो उधर प्रोटीन बह रहा है और बाकी काम की चीज़ है, इधर गंदगी बढ़ रही है। तो सम्प हाउस को रिप्लेस आप जल्दी नहीं कर सकते, तो एक उपाय है कि वो बाहर से सम्प ले आइए, मोटर लगाइए, तब तक काम चलाइए, तो उसी को कहते हैं डायलिसिस। जब शुरू करते हैं हम लोग डायलिसिस से, कि किडनी का डायलिसिस करते हैं। डायलिसिस क्या है? जो काम किडनी को करना है वो बाहर की मशीन कर रहा है, ब्लड उसके थ्रू गुजरता है, गुजर करके सब गंदा चीज़ हटा देता है और साफ ब्लड को फिर ले आता है शरीर के अंदर। तो ये डायलिसिस की प्रक्रिया चलती है, लेकिन डायलिसिस की प्रक्रिया परमानेंट नहीं है। आप कुछ दिन तक डायलिसिस करते रहें तो उसकी भी अपनी बहुत सी खामियां हैं। पहले हफ्ता में मान लीजिए 1 दिन करना पड़ा डायलिसिस, तो 2 दिन करना पड़ सकता है, हफ्ता में 3 दिन करना पड़ सकता है। 3 दिन के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा है, और उस स्थिति में घर का लोग परेशान हैं, सब लोग परेशान हैं। रोज़ हर हफ्ता में 3 दिन मरीज को ले जाना, और जिसका डायलिसिस हुआ पूछिएगा डायलिसिस के बाद कितना वो एग्जॉस्टेड बेचारा रहता है या बेचारी रहती है, कितनी परेशानी होती है कि पूछिए मत। जिसके चलते होता है कि भाई कोई परमानेंट उपाय किया जाए, तो परमानेंट उपाय तो एक ही है ना भाई, नया पंप लगाइए, वो सम्प खत्म हो, पुराना सम्प खत्म हो गया। सम्प और पंप में फ़र्क है, अभी अब नहीं बताएंगे। सम्प है ये, सम्प हाउस जहाँ पर सब तो सम्प नया लगाइए। तो नया लगाने का मतलब नया किडनी लगाइए, क्योंकि सब दिन तो उसे नहीं चला के कर सकते हैं ना, तो नया किडनी लगाना है, उसी को कहते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन। डायलिसिस और उसके बाद ट्रांसप्लांटेशन। बहुत लोगों को हम लोग सलाह देते हैं, देखिए आपकी स्थिति बिगड़ने वाली है, उस डायलिसिस बहुत दिन तक चलेगा, तो जल्दी ये करा लीजिए। तो जितना जल्दी ट्रांसप्लांट हो जाएगा और जितना कम समय तक डायलिसिस हो उतना ही अच्छा है। मरीज को शरीर में कुछ ताकत रहती है, उसके अंदर रेसिस्टेंस रहता है, तो ट्रांसप्लांट बहुत सक्सेसफुल होता है उस ऐसी स्थिति में। जितना जल्दी वो करा ले, डायलिसिस तब तक चले लेकिन जल्दी करा ले। तो अब आगे बात ट्रांसप्लांट की, तो किडनी एक चाहिए, जरूरत नहीं है 2 किडनी की, एक ही किडनी। इसलिए आपको मैंने बताया दोनों किडनी मिला के 20% भी काम हो रहा है तो सही चल रहा है। तो यहाँ तो एक फुल किडनी हेल्दी आदमी का मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो किडनी हम लोग लगा देते हैं उस आदमी से, दूसरे से ले करके, और इसको कहते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन। अब ये प्रक्रिया कहने में तो बहुत आसान है, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत बड़ी है। पहले तो जिसको किडनी मिलना है उसकी पूर्णतः जांच की जाती है। सिर्फ यूरोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट इसको नहीं करते हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट सबके लाइन में नंबर 1 है, उसके पीछे यूरोलॉजिस्ट हैं। टेक्निकल इश्यूज हम लोग देखते हैं, मेडिकल इश्यूज नेफ्रोलॉजिस्ट देखते हैं। उसके बाद अन्य विभागों में हार्ट क्या है, बने किडनी खराब होने सब ऑर्गन पर असर करता है, तो हार्ट सस्टेन कर सकता है कि नहीं किडनी के, इसको लंग सस्टेन कर सकता है कि नहीं, लीवर सस्टेन कर सकता है कि नहीं ये किडनी के इसको। फिर हम लोग मानसिक जो हमारे काउंसलर है उनके पास भेजते हैं कि इस व्यक्ति को, डोनर और रेसिपिएंट दोनों को भेजते हैं कि इन लोगों की मानसिक स्थिति ऐसी है कि नहीं कि ये नया किडनी एक्सेप्ट करें और वो जो दे रहे हैं वो डिप्रेशन में नहीं चले जाएं। तो वो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कराते हैं, सारे पैरामीटर्स हमारे टेस्ट करते हैं। जब सही आ गया तो फिर डोनर के तरफ जाते हैं। अब डोनर कौन हो सकता है ये जानने की ज़रूरत है। तो सरकार का एक नियम है, इंडियन ट्रांसप्लांट एक्ट है, समय समय पर उसको रिवाइज किया जाता है। आज के दिन में पहले था कि एकदम
ओनली मैंने जिसको कहते हैं क्लोज रिलेटिव्स, तो अब क्लोज रिलेटिव में भी डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज हुआ है। उसमें अब नाना उना वाला टाइप का, नानी मामा टाइप का भी आ गया है। लेकिन उसके साथ एक और जोड़ा हुआ है इमोशनली रिलेटेड। तो इमोशनली रिलेटेड, आप हमारे लंगोटिया मित्र हैं, एक मेरा मरीज था, गुजरात में काम करता था और वहाँ से यहाँ आ गया, किडनी खराब हो गया उसका। गुजरात में एक बड़ा लंगोटिया मित्र मिला, ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं। वो कहा कि हम तो इसको किडनी देवे करेंगे अपना, गुजरात वाला। हमने अलाउ नहीं किया, हम कहा ना भाई ये सब फेरा में ना पड़ेंगे, कहा जाने पैसा पैसा की बात है। लेकिन वो आदमी अच्छा खासा परिवार का वहाँ से आया हुआ था। अंत में हाई कोर्ट से परमिशन मिला। हाई कोर्ट ने कहा हमको लगता है ये लोग इमोशनली रिलेटेड है, इसलिए इनका आप लोग ट्रांसप्लांट किया। हमने ट्रांसप्लांट किया और सब चीज़ हुई। तो कभी कभी इमोशनल रिलेशन अपने ब्लड रिलेशन से ही बहुत ज़्यादा ही होता है। लेकिन उसमें ये देखना पड़ता है कि जो इमोशनली रिलेटेड है, अब मौसी, ममेरा भाई, सब दिन आप ममहर में रहे, आपका वो क्लोजेस्ट फ्रेंड जो बचपन से आपके साथ रहा, आपका सर्वेंट, क्या हुआ जेटली साहब का जो हुआ ये ट्रांसप्लांट, तो उनका खानदानी माने उनका सर्वेंट जिसको बचपन से रख के बड़ा हुआ और उसके बच्चे को उन्होंने पढ़ाया अपने ही बच्चे के स्कूल में, और अमेरिका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भेजा अपने बच्चे के साथ उसके बच्चे को। ये इमोशनल रिलेशन दोनों में था। और उसने कहा कि मैं दूंगा ये ब्लड, और आज भी फैमिली साथ है, सब कुछ है। तो इस तरह का इमोशनल रिलेशन हो सकता है जो लोग देने को तैयार हों। लेकिन उसमें ये देखना पड़ता है कि भाई इमोशनल लगा कि इतना ज़्यादा इसमें धंधा चल रहा है ना। आपको हम लोग तो रोज़ देख रहे हैं, हम रोज़ खुद इंटरव्यू पहले करते हैं। बहुत तो फर्स्ट इंटरव्यू में गड़बड़ा जाता है। वो कहेगा कि हम इनके फुफेरे भाई हैं, और मामा कहे भाई हैं, ओकरा पते नहीं है, मोमे कहे भाई हैं, नहीं पता है। तो ऐसे लोग पकड़ा जाते हैं, तो उनको हटाते हैं। और तब एक चीज़ है, हमेशा देखना पड़ता है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ कि नहीं। इस पर सरकार बहुत सख्त है कि उसको रिलेटिव बना के ले आए, रिक्शा वाला, ठेला वाला, फलना, चाहे प्रोफेशनल डोनर्स, इसमें बीच में दलाल भी लग जाते हैं। ये अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि हमारे एक व्यक्ति हमारे आए जिन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं 10 बजे, ट्रांसप्लांट है, अभी हम करेंगे। वो हमारे ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर हैं। हर यूनिट में ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर होता है, जो जिसके ऊपर आपकी डिपेंडेंसी बहुत होती है। वही छानबीन करके वो लोग के घरे उरे जा करके पता करते हैं कि नहीं इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऐसा लगता है कि नहीं हुआ है। लेकिन उसमें भी लूप होल है। मैं जानता हूं कि मेरे मित्र को उनके भाई ने दिया, पैसे वाले थे, आज से 22-23 साल पहले। तो उस भाई को उन्होंने एक फ्लैट खरीद के दे दिया। लड़की सब ज़्यादा देती है डोनर, या तो अनमैरिड लड़की होगी, या वाइफ होगी, या मदर होगी। तो मदर का तो इमोशनल रिलेशन मान गए। वाइफ को इमोशनल रिलेशन इसलिए है कि जानती है कि ना देंगे तो हमारा हस्बैंड मर जाएगा तो कोई पूछेगा कहाँ। वाइफ देती है। अनमैरिड सिस्टर इसलिए देती है कि उसको गांव में सब कहता है, बने घर में कहता है कि ला ये बचवे न करते ही, एकरे में सब खर्चा डायलिसिस के हो जाते ही, तो तोर ब्याह कैसे हो। तो चाहे यही है वो कमाने वाला है, इसको बचाओगी नहीं तो तुम्हारा ब्याह में दिक्कत हो जाएगी, तो बेचारी दे देती है। तो इस तरह का, अब उसको तो बहुत मुश्किल है पता लगाना, लेकिन ऐसा होता है। इमोशनली हो के देते हैं, उसके चलते उनको ये एक बहुत बड़ा हम लोग के बीच में डिबेट का इशू है कि क्या किसी को इनाम नहीं मिलना चाहिए। देने के बाद इनाम, खरीदना एक चीज़ है और देने के बाद इनाम मिलना है, तो ऐसा चलता है। लेकिन बिहार सरकार के साथ सबसे अच्छी बात है कि बिहार सरकार इस मामले में प्रोएक्टिव है। पटना हाई कोर्ट भी देखती है कि एकदम खरीद यदि नहीं हुई है तो इमोशन रिलेशन है भी। कई बार ऐसा हुआ है कि हम लोग परमिशन, हम लोग अपनी कमिटी नहीं है, जान के नहीं रखा कि कौन फंसने जाए,
ऐसे ही पारस अस्पताल के बदनाम किए चलता है सब। तो मान लिया कमेटी से हमने वो पास कर लिया, हमको अधिकार है अपनी कमेटी बना करके काम करें, ना ना ना, सरकार ये कमेटी से परमिशन लेके आइए। तो सरकार परमिशन दे देती है ऐसे का। हर महीने के सेकेंड थर्सडे को मीटिंग वहाँ होती है। जब सरकार से परमिशन मिल जाता है और हम लोग को डायरेक्शन भी आया है कि जिसको हम लोग परमिशन देते हैं उसको आप जल्दी से जल्दी ट्राई कीजिए। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बिहार सरकार का कि दो चीज़, ऐसे मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ लेकिन मैं बता दूँ, दो चीज़ सरकार ने की है। एक तो लीनियंट है कि जहाँ खरीद फरोख्त वाली बात नहीं है तो वहाँ परमिशन देते हैं। दूसरी चीज़ है कि जिन मरीजों का ट्रांसप्लांट होता है तो पटना में प्राइवेट में होता है या नहीं तो इंदिरा गांधी में होता है। हमारे यहाँ होता है, रूबन अस्पताल में होता है, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में होता है, अभी एम्स में शुरू नहीं हुआ है। तो जो खर्च इंदिरा गांधी में होता है वही हमारे पारस में भी है। हमारा एक पैकेज है, बेसिक पैकेज 6.5 लाख का। इंदिरा गांधी में भी बेसिक पैकेज 6.5 लाख का है, लेकिन ऊपर से यदि कॉम्प्लिकेशन वगैरह हो गया, ये हो गया, वो तो अनसीन है, इतना मेजर सर्जरी प्रॉब्लम है तो उसको अलग से पैसा लगेगा। लेकिन 6.5 लाख का पैकेज है जिसमें अप टू 4 लाख सरकार दे देती है। इंदिरा गांधी को भी उतना ही देती है, सरकारी में उतना ही देती है जितना प्राइवेट सेक्टर को देती है, अप टू 4 लाख। और वो पैसे जब सैंक्शन करती है तो ट्रांसप्लांट के पहले ही सैंक्शन लेटर आ जाता है। ये भी नहीं किचकिच है कि बाद में ये होगा और ये होगा, एकदम दे देती है। जिनके पास जो इनकम टैक्स पेई नहीं है, राशन कार्ड है, इनकम टैक्स पेई नहीं है, उन लोगों को उनकी आवश्यकता अनुसार 4 लाख तक। यहाँ तक हुआ कि कुछ लोग बहुत गरीब का हमने किया 5 लाख तक दे दिया। अब तो सरकार ने ये भी अनाउंस किया, अनाउंस ही नहीं किया, असेंबली से पास हो गया है कि ट्रांसप्लांट के बाद करीब करीब 15-20 हज़ार रुपये महीना लगता है दवा खाने का। लाइफ लॉन्ग खाना पड़ता है दवा, बाद में थोड़ा घटता है। तो असेंबली से पास हो गया है कि ये सारी दवाएं जो लोग ट्रांसप्लांट कराएंगे बिहारी, बाहर भी कराएं तो हमारे यहाँ भी, वो सारी दवाएं सरकार देगी अपने तरफ से। अभी क्या हो गया है, किस तरह से इसको दिया जाए उसी पर अभी मंथन चल रहा है। डीएम के यहाँ से लोग ले जाके कलेक्ट करके लें, जिला से सिविल सर्जन के यहाँ से लें, कहाँ से लें, अभी ये एक्ट हो गया है, रूल बन रहा है। तो ये हो जाएगा तो हिंदुस्तान का, गुजरात के मित्र लोग हमारे कहते हैं भाई तो इसमें आप लोग आगे बढ़ गए, हम लोग के यहाँ भी अभी ऐसा नियम नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। आयुष्मान भारत के अंदर अभी में ट्रांसप्लांट की बात नहीं आई है, लेकिन हो सकता है कल हो जाए तो और मज़ा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसलिए हमारे हिसाब से जिन लोगों को किडनी की बीमारी हुई है वो टेम्पोररीली करा लें, अपना डायलिसिस करना ही पड़ेगा, उनको मेंटेन करना होगा, और उसके बाद उनको ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए। अब बहुत लोग डरते हैं ट्रांसप्लांट के बाद डायलिसिस कराए पड़े। ए भाई तो कुंडली दिखा ला, अरे जन्म कुंडलिए में गड़बड़ रहते तो अपेंडिक्स के इलाज में ही मर जाता है मरीज। रोड पर सब कोई चलता है, आकाश ने तोरा कैसे धक्का लगल साफ हो गया, कुंडली के गड़बड़ी है। अब किसी किसी में तो कॉम्प्लिकेशन होगा, ट्रांसप्लांट के बाद 20% कॉम्प्लिकेशन होता ही होता है, 100% किसी का जो है तो नहीं होगा। लेकिन आप 20% में आते हैं कि 80% में ऊपर वाला ही जानता है और आपका कुंडली जानता है, तो उसको तो देखना ही पड़ेगा। वो सब जो रिस्क है वो देखना होगा। तो उसमें फ़ायदा क्या है कि पुनः डायलिसिस पर चला जा सकता है मरीज, और तो बैक टू डायलिसिस, वही भाई संप पे नहीं लगाना, तो बाहर का संप लगा दिया। अब दूसरा सेकेंड रिवीजन ट्रांसप्लांट हम लोग करते हैं, चलो एक बार और किया जाए इनका ट्रांसप्लांट, कोई डोनर मिल गया तो हो सकता है वो सेट कर जाए बढ़िया से। और अब तो लोगों को खुशखबरी दे दूं कि एक्सपेरिमेंटल स्टेज से अब ये मामला निकल चुका है। अब हम लोग ऐसी किडनी, वो जिसको कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग करके किडनी बना दे रहे हैं, और ऐसी भी यांत्रिक किडनी बन रही है जो बहुत इजीली लोग कैरी कर सकता है और उसको चला सकता है। तो इसलिए भविष्य की बात है,
तब तक मैं जिंदा रहा और ये सब चीज़ यदि आई तो पुनः आपको इस पर इंटरव्यू दूंगा। धन्यवाद। डॉक्टर साहब बता रहे थे किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में, लेकिन उन्होंने बताया किडनी ट्रांसप्लांट की नौबत ही नहीं। पहले सबसे पहले आप अपने किडनी को दुरुस्त रखें, फिर भी अगर ये ख़राब हो जाए तो सबसे पहले डायलिसिस करवाएं, फिर किसी डोनर की तलाश करें। डोनर वो ब्लड रिलेशन का होना चाहिए, किसी दलाल के फेर में बिल्कुल भी मत पड़े। जैसा कि सर ने बताया, पटना समेत पटना में कई हॉस्पिटल हैं जहाँ पे IGMS, पारस समेत कई ऐसे अस्पताल हैं जहाँ पे कम खर्च में ट्रांसप्लांट होता है। सरकार भी मदद करती है। किसी दलाल के फेर में मत पड़ें, खेत भी बिक जाएगी और करोड़ रुपए भी चल जाएंगे और ये इलीगल होगा। तो आप संभल जाएं, बिल्कुल ध्यान दें अपने किडनी पर, अपने स्वास्थ्य पर बिल्कुल ध्यान दें। आप देख रहे थे डॉक्टर साहेब। इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। यदि आपने अभी तक YouTube चैनल डॉक्टर साहब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो और लाइक्स कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।